हमारी कहानी एक विधुर से शुरू होती है जिसे अपने बच्चे को अकेले पालना पड़ता है। हर फैसला भारी लगता है क्योंकि हर जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। यही जिंदगी है मानसिक की, जो एक सिंगल पिता है और सिर्फ ये पक्का करने के लिए कड़ी मेहनत करता है कि उसकी छोटी बच्ची ठीक रहे। अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर मानसिक वियतनाम से एक ऐसी औरत की तलाश में है जिसे वो अपनी बेटी के लिए नकली माँ का रोल करने के लिए हायर कर सके। वो एक मेल एजेंट से मिलता है जो उसे एक कैंडिडेट की फोटो दिखाता है, लेकिन एजेंट को यकीन नहीं होता। उसे चिंता होती है कि लड़की यकीन नहीं करेगी कि फोटो में दिख रही औरत सच में उसकी माँ है। मानसिक मानता है कि उसकी बेटी ने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं है। उसने हमेशा झूठ बोला है, बच्ची से कहा है कि उसकी माँ बहुत दूर वियतनाम में काम कर रही है। भले ही फोटो में दिख रही औरत बहुत भरोसेमंद नहीं लग रही हो, मानसिक को लगता है कि वो घिरा हुआ है। इसलिए कई दूसरी औरतों के मना करने के बाद, जिन्होंने उसकी नकली पत्नी का रोल करने से मना कर दिया था, वो आखिरकार मान जाता है। जैसे ही वो उस जगह से निकलता है, वो एक अजीब सी हलचल में फंस जाता है। एक आदमी एक औरत का पीछा कर रहा है। पता चलता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूशन क्लब में काम करती है और भागने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो अब उस जिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मानसिक बीच में आता है और उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि वो उसके साथ वायलेंट न हो, लेकिन वो आदमी उसकी बात अनसुनी कर देता है और भी बुरा बर्ताव करता है। वो औरत को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और ये देखकर मानसिक अपना आपा खो देता है और उस आदमी को घूंसा मार देता है। थोड़ी देर बाद मैडम नाम की एक औरत आती है। वह मानसिक को जानती भी है। मैडम बताती है कि औरत इसलिए भाग रही थी क्योंकि उस आदमी का उस पर पैसे बकाया थे जो उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा था। मानसिक शांति से जवाब देता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, न कि वायलेंट तरीके से उसे सॉल्व करना चाहिए। वो ये भी कहता है कि अगर उसने जो किया वो गलत था तो वो भी रिपोर्ट होने को तैयार है। फिर वो चला जाता है। उसे पहले से ही ऐसी मुसीबत में पड़ने का पछतावा हो रहा है। उसके बाद वो अपनी बेटी याना को लेने एक सैलून जाता है। उसका ग्लोइंग, खुश चेहरा दिखाता है कि मानसिक उसे कितना प्यार करता है। घर जाते समय याना बार बार पूछती है कि उसकी माँ कब वापस आएगी, वो वियतनाम में काम करने में इतनी सहज क्यों लगती है, और क्या वो सच में उससे प्यार करती है। उस आदमी के मुंह से निकलने वाला हर जवाब झूठ होता है, लेकिन वो खुद से कहता है कि यह उसकी भलाई के लिए है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी माँ एक दिन घर आएगी, और जब ऐसा होगा तो याना आखिरकार स्कूल में रजिस्टर कर पाएगी। और इसी कमजोर उम्मीद के साथ उनकी कहानी शुरू होती है। ये गर्मियों का सपना है। उस रात मोनिक अपने बड़े भाई चुनसू के साथ सीरियस बात करने के लिए बैठता है। चुनसू पूछता है कि क्या सिर्फ पेपरवर्क के लिए वियतनामी औरत से शादी करना सच में सबसे अच्छा चॉइस है। मानसिक बताता है कि वो सिर्फ कागज पर शादी करने और औरत का नाम उधार लेने का प्लान बना रहा है, ताकि वो जेई के लिए एक सही बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सके। इस तरह उसकी माँ का नाम ऑफिशियली वहाँ लिखा जाएगा। चांगसू फिर पूछता है कि क्या वो जिस औरत को काम पर रख रहा है वो सच में इस अरेंजमेंट के लिए राजी हो गई है। मानसिक पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो राजी हो जाएगी क्योंकि वो उसे 20 मिलियन वॉन देने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर चांसू की पत्नी उससे अपनी नाराजगी छिपा नहीं पाती। मानसिक को लगता है कि वो इतनी दूर क्यों गया और वो समझ नहीं पा रही है कि वो एक असली पत्नी क्यों नहीं ढूंढ लेता और ठीक से नई शुरुआत क्यों नहीं करता। वापस प्रोस्टिट्यूशन हाउस में पहले वाली औरत मिही को मैडम डांट रही है। शिकायत करते हुए मैडम मानसिक के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं। वो मानती है कि वो सच में उससे डरती है क्योंकि इस शहर में वो सबसे इज्जतदार लोगों में से एक है। भले ही उसे पैसों की दिक्कत हो, लेकिन वो सबके साथ दिलदार है। ये सुनकर मिही को हैरानी होती है कि क्या वो सच में गरीब है। वो दूसरों के साथ इतना अच्छा क्यों है। मैडम के पास कोई जवाब नहीं होता और वो बस सवाल टाल देती है। अगली सुबह अपने छोटे और सादे घर में मानसिक अपने दिन की शुरुआत सिर्फ अपनी बेटी और अपने पालतू सुअर गधे के साथ करता है। येना बाहर जाकर खेलने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि मानसिक खुशी खुशी कहीं से भी कपड़े सुखाने में लगा रहता है। मिही उसके घर सिर्फ पिछले दिन जो हुआ उसके लिए माफी मांगने आती है। इस बीच येना अपने कजिन मिंजून के साथ खेल रही होती है। वो उसे चिढ़ाता है, कहता है कि उसके पिता झूठे हैं। येना इस पर यकीन करने से मना कर देती है और गर्व से कहती है कि उसका परिवार असल में बहुत अमीर है। घर वापस आने पर मानसिक को सेउंग सू का फोन आता है। वो उसे बताता है कि वियतनामी औरत पीछे हट गई है और अब जियाना की मां होने का नाटक नहीं करना चाहती। ये खबर मानसिक को बहुत बुरी लगती है क्योंकि स्कूल रजिस्ट्रेशन का टाइम आ रहा है और शादी के पेपर्स के बिना बर्थ सर्टिफिकेट प्रोसेस नहीं हो सकता। मिहाई देखता है कि वो कितना फ्रस्ट्रेट है और पूछता रहता है कि क्या हुआ। यहाँ तक कि मजाक में उसका हाथ भी पाकर लेती है दिखता है, जिससे वो और भी घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद येना घर लौटती है और अपने पिता को मिहाई के पास खड़ा देखती है। उसे ऐसा लगता है कि यह एक माँ का गर्मजोशी से स्वागत है जो आखिरकार वापस आ गई है। वो सीधे उसकी बाहों में दौड़कर जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है, भले ही मानसिक जोर दे रहा था कि मिहाई उसकी माँ नहीं है। योना उसे जाने नहीं देती और फूट फूट कर रोने लगती है। स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है।
मानसिक अपने भाई चांगसू को बताता है कि यीना अब मानती है कि मिहाई उसकी माँ है, जबकि जिस औरत को उसने शुरू में काम पर रखा था वो पीछे हट गई है। उसे डर है कि मिहाई शायद सिर्फ इसलिए अच्छा बनने का नाटक कर रही है क्योंकि वो एक कैफे अटेंडेंट के तौर पर काम करती है और शायद उसे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। चेंसू ने उसे चैलेंज किया, ये बताते हुए कि वियतनामी औरत ने भी कैंसिल कर दिया था। फिर ठीक उसी पल में वो सामने आया। चेंसू ने पूछा कि क्या यह अब भी उसे दिखावा लग रहा है कि यह सच में अच्छी किस्मत हो सकती है। उस दिन बाद में जब मानसिक घर लौटा तो उसने यीना को अपनी बाहों में सोया हुआ पाया। मिहाई जाने की कोशिश करता है लेकिन रुक जाता है और फिर वापस आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। यह महसूस करते हुए कि हालात कितने बदल गए हैं, मानसिक सच बताने का फैसला करता है। वो बताता है कि जिस औरत को उसने हायर किया था उसने कैंसिल कर दिया है और क्योंकि येना अब मानती है कि मिहाई उसकी माँ है, इसलिए वो मिहाई से कुछ समय के लिए ये रोल निभाने के लिए कहना चाहता है। मिहाई तुरंत मना कर देती है। वह नाराज हो जाती है। हो सकता है उसका पास्ट परफेक्ट न रहा हो, लेकिन वो उस तरह की औरत नहीं है। मानसिक बार बार गुजारिश करता है और उसे 20 मिलियन वॉन देने का वादा करता है। वह फिर भी मना कर देती है, लेकिन फिर उसे अपना कर्ज याद आ जाता है। ये रोल शायद खुद को इससे आज़ाद करने का एकमात्र तरीका हो सकता है। काफी देर की हिचकिचाहट के बाद वो उस फैसले से मान जाती है। उसका कर्ज चुका दिया जाता है और लंबे समय में पहली बार वह आखिरकार बिना किसी डर के जी सकता है जो उस पर मंडरा रहा है। अगली सुबह जेना खुशी से झूम रही है। आज वो दिन है जब उसे यकीन है कि उसकी माँ आखिरकार उनके साथ रहने के लिए घर आएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैडम मुझे छोड़ने से मना कर देती है जब तक मानसिक उन्हें 10 लाख जीते हुए भुगतान नहीं कर देता। अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं चाहने वाले मानसिक ने एक बयान पर हस्ताक्षर करके घोषणा की कि वो मैडम से मुक्त है और पैसे सौंप दिए। मानसिक और येना बाहर इंतजार करते हैं जबकि वह उसका सामान पैक करता है। जब वो बहुत देर कर देती है, मानसिक उसे बुलाता है। ये पता चलता है कि वो वास्तव में भागने की योजना बना रही थी, लेकिन येना अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्सुक अंदर दौड़ती है और उसके भागने में बाधा डालती है। उसकी योजना बर्बाद हो जाने के बाद वह अनिच्छा से उनके साथ चला जाता है। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और अनिच्छुक है। जब वे घर पहुंचते हैं, मानसिक उसे अपने पूर्वजों से मिलवाकर उस पल का सम्मान करने की कोशिश करता। येना खुश रहती है और बिना किसी सवाल के उसकी तारीफ करती रहती है। उस रात बाद में मिही गहरी नींद में सो जाती है, लगभग शांति से। ऐसा उसे बहुत कम होता है। जब वो उठती है तो घर शांत होता है। उसे लगता है कि यह फिर से भागने का सही समय है। वो दबे पांव दरवाजे तक जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर झांकती है उसका सामना मानसिक से होता है जो भी उसकी तरफ झांक रहा होता है। चौंककर वे दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं। मानसिक जोर देकर कहता है कि वो जासूसी नहीं कर रहा था, वो बस उसे रात के खाने के लिए जगाना चाहता था क्योंकि उसने उस रात पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। मिही पूछती है कि येना कहाँ है। ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि घर कितना शांत लग रहा है। मानसिक जवाब नहीं देता। इसके बजाय वो उसे शादी का फॉर्म देता है और उसे भरने के लिए कहता है। मिही जल्दी से अगली सुबह इसे भरने का सुझाव देती है, लेकिन वो बस समय टाल रही है, इस उम्मीद में कि उसे भागने का कोई और मौका मिल जाएगा। मानसिक बताता है कि वो कल बहुत बिजी रहेगा और उसके पास पेपरवर्क करने का टाइम नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि चांसू और उसके परिवार ने उनके लिए पहले से ही सेलिब्रेशन का खाना तैयार कर रखा है। कोई और ऑप्शन न होने पर वो फॉर्म भरना शुरू। वो अपनी पर्सनल जानकारी छिपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मानसिक हमेशा की तरह सीधा साधा नोटिस कर लेता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ 27 साल की है, उसकी उम्मीद से बहुत छोटी, और उसका कोई फैमिली कहीं लिस्टेड नहीं है। तभी उसे समझ आता है कि वो पूरी जिंदगी अकेला रहा है। वो आखिरकार उसे सच बताता है। उसे बचपन में एक अनाथालय में छोड़ दिया गया था। उसके पिता ने उसे एक नाम दिया और हमेशा के लिए गायब हो गए। मानसिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर सवाल पूछती रहती है जब तक कि वो चिढ़ नहीं जाती। वो उसे याद दिलाती है कि परिवार न होने की वजह से ही वो यीना की मां होने का नाटक करने के लिए तैयार हुई थी। इससे उसे फायदा होता है, इसलिए उसे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। ये कहकर वो मुड़ जाती है और घर में वापस चली जाती है। मानसिक को वहीं खड़ा छोड़कर उस उलझी हुई औरत के बारे में सोचता रहता है जिसे वो अभी अभी अपनी जिंदगी में लाया है। थोड़ी देर बाद मोनिक एक पार्टी में जाती है, मिही को घर पर छोड़कर। चांगसू कहता है कि शायद वो इवेंट में शामिल होना चाहती है, लेकिन मोनिक सच बताती है कि वो शर्मीली नहीं है। वो बस हर बार उसका चेहरा देखकर चिढ़ जाती है, इसलिए वो तय करता है कि उसे घर पर आराम करने देना बेहतर है। घर में अकेली रह गई मिही अभी भी मानसिक को समझ नहीं पा रही है। वो बहुत सीधा सादा दिखता है, फिर भी उसे भगाने से पहले उसके पास किसी तरह पैसे होते हैं। वो उससे चोरी करने के बारे में भी सोचती है, लेकिन जैसे ही वो घर में घूमती है उसके पैर की पट्टी ढीली हो जाती है और ठीक उसी समय मानसिक और यीना अचानक वापस आते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। चौंककर मिही जल्दी से जोर देती है कि उसने कुछ नहीं चुराया। मानसिक उसके इरादों के बारे में बिल्कुल अनजान होने के कारण चोरी के बारे में सोचता भी नहीं है।
इसके बजाय वो उसके घायल पैर को देखता है और मान लेता है कि वो सिर्फ एक फर्स्ट एड किट ढूंढ रही थी। उसकी सच्ची चिंता उसे शर्मिंदा करती है और इससे पहले कि वो अपनी भावनाओं को छिपा पाती, वो पहले से ही उसके घाव का इलाज करने में मदद कर रहा होता है। अगली सुबह जियाना बेसब्री से अपनी माँ के जागने का इंतजार करती है। जब मिहाई आखिरकार अपनी आंखें खोलता है तो जियाना उसकी सुंदरता की तारीफ करती है और शर्माते हुए कुछ ऐसा मांगती है जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया हो। वो अपनी माँ का हाथ छूना चाहती है। मिहाई मान जाता है, लेकिन एक सख्त नियम बनाता है कि वो सिर्फ अपना हाथ वहां रख सकती है और हिल नहीं सकती। इसके बजाय जियाना पूरी तरह से बचकानी जिज्ञासा में अपनी छाती दबाती है। बहुत खुश होकर वो अपने पिता को बताने के लिए दौड़ती है कि उसकी माँ की छाती कितनी मुलायम है, जिससे माही शर्मिंदा हो जाती है। नाश्ते के बाद जियाना अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपनी माँ की बनाई चोटियां दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती। इस बीच मिहाई, जो कभी बस भागना चाहती थी, उसे अपनी जिंदगी में पहली बार एक असली परिवार का अपनापन महसूस होने लगता है। बाद में मानसिक सुअर के फार्म पर काम के लिए निकल जाता है और मिहाई घर में अकेली सो जाती है। जब वो उठती है तो उसे मानसिक का एक नोट मिलता है। वो उसे बताता है कि फ्रिज में फल हैं। वो अपनी पसंद की कोई भी चीज़ खा सकती है और अगर उसे स्नैक्स चाहिए तो वो कुछ पैसे लेकर दादी की दुकान पर जा सकती है। उसने एक छोटे से नक्शे पर चित्र बनाया है। उस नक्शे का उपयोग करते हुए वो उस छोटी दुकान की ओर जाती है जहां उसे अप्रत्याशित रूप से जीना मिल जाती है। दादी मेरा स्वागत करती हैं। वो गर्मजोशी से उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वो मानसिक के लिए एक अद्भुत पत्नी लगती है। वापस आते समय एक किसान उन्हें बुलाता है। महिला खुशी खुशी उन्हें मुफ्त में मिर्च देती है। जल्द ही अन्य लोग आते हैं, ऑक्टोपस, तरबूज और मिही के बारे में अधिक तारीफ करते हैं। येना गर्व से मुस्कुराती है और पहली बार मिही को एक ऐसे समुदाय की दया महसूस होती है जो वास्तव में उनकी परवाह करता है। याना उत्साह से बताती है कि उन्हें सब कुछ लोकल किसानों ने दिया था। सड़क पर उन्हें देखने वाला कोई भी उन्हें उपज से लेकर छोटे मोटे तोहफे तक कुछ न कुछ देता था। ठीक तभी वो एक सवाल पूछता है जो उसके मन में था। क्या गांव वाले सच में मानते हैं कि वो जियाना की माँ है, क्योंकि सब उसे सुंदर कहते रहे? मानसिक बताता है कि गांव में किसी ने भी असली माँ को क्यों नहीं देखा, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। ये सोचकर मैं थोड़ा हैरान रह जाता हूँ। अगली सुबह में वो देखता है कि मैनसिक्स के बाल कितने बिखरे हुए हैं। वो उसे बैठने के लिए कहती है ताकि वो उसे ठीक कर सके। उसे किसी औरत के इतने करीब आए हुए सालों हो गए थे और जैसे ही उसके हाथ उसके बालों को छूते हैं, उसकी नसों में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है जैसे वो ठंड से जम रहा हो जबकि वो बाल काट रही हो। बाल कटवाने के बाद में वो इशारा करता है कि वो शहर जाने के लिए उसकी मोटरसाइकिल उधार लेना चाहती है, बजाय इसके कि वो उसे अकेले जाने दे। मानसिक सुझाव देता है कि वे सब साथ चलें, इसलिए वे तीनों एक छोटी फैमिली आउटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। याना बहुत खुश है और मिहाई धीरे धीरे शहर की इस जिंदगी को अपनाने लगता है। मानसिक उनके साथ अच्छा बर्ताव करता है, उन्हें शॉपिंग करने देता है और वो बेफिक्र मुस्कान के साथ देखता रहता है। वे आइसक्रीम और जूस के साथ ट्रिप खत्म करते हैं, खुशी के कुछ पल बिताते हैं। लेकिन पास में ही मैडम उन्हें देख लेती हैं। उनके चेहरे का भाव बताता है कि वो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि वो कितना बदल गया है। थोड़ी देर बाद चान यूंग आता है और पूछता है कि क्या कैफे में कोई कॉफी है। जवाब देने के बजाय मैडम बोल देती है कि मानसिक के साथ वाली औरत कैफे अटेंडेंट का काम करती थी। चान यूंग तुरंत उन्हें डांटता है और कहता है कि अपनी बातों पर ध्यान दे, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसी नौकरी कभी नहीं करेगा। मैडम चुप रह जाती हैं। इस बीच यीना स्कूल के बच्चों के एक ग्रुप को साथ चलते हुए देखती है और स्कूल में रजिस्टर करने के लिए उत्सुक हो जाती है। वो अपने पिता को इलाके में घुमाती है। वो खुद के लिए स्कूल और डे केयर देखना चाहती है। मानसिक यह मानने की कोशिश करता है कि उसे नहीं पता कि इनमें से कोई भी जगह कहाँ है, लेकिन येना उसे यकीन दिलाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ सब कुछ जानती है। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद येना आखिरकार सो जाती है। मानसिक और मीही दोनों के दिल में भारीपन महसूस होता है। मानसिक को चिंता है कि वो अभी भी अपनी बेटी को वो सब कुछ नहीं दे पा रहा है जिसकी उसे जरूरत है, जबकि वो चुपचाप सोच रहा है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। बाद में मानसिक फिर से जाने की तैयारी करता है। मुझे बताता है कि उसे ओवरटाइम करना होगा क्योंकि एक सुअर बच्चे को जन्म देने वाला है। जाने से पहले वो यीना के स्कूल प्लान के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धीरे से काट देता है। उसे डर है कि यह टॉपिक उसे और ज्यादा स्ट्रेस देगा। जब वो आखिरकार चला जाता है तो मीही अपने कमरे में जाती है। एक ड्रॉअर खोलते समय उसे शादी का फॉर्म मिलता है। उसे पता चलता है कि मानसिक ने इसे कभी जमा ही नहीं किया क्योंकि उसके साइन अभी भी नहीं है। ये बात उसे उम्मीद से ज्यादा परेशान करती है। थोड़ी देर बाद चुन यूंग घर आता है। वो एक लंबी स्पीच के साथ अपना परिचय देता है और दावा करता है कि वो मानसिक का कजिन है। फिर वो तुरंत कहता है कि उसे लगा था कि वो ज्यादा इंप्रेसिव होगी, लेकिन वो आम लगती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो ये भी बताता है कि वो जानता है कि वो एक कैफे अटेंडेंट के तौर पर काम करती थी। ये सुनकर मीही चुप रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट जाती है। वो समझ नहीं पाती कि मानसिक इतनी पर्सनल बात क्यों शेयर करेगा। उस रात घर जाते समय उसके अतीत को राज रखने का वादा करने के बाद
मानसिक पूरी तरह से नशे में है। वो सड़क पर लड़खड़ाता है, चलते हुए बिना सोचे समझे फूल तोड़ता है। उसका दिमाग गड़बड़ है। वो सोचता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो कब तक अपनी सच्ची फीलिंग्स छिपा सकता है। उसका अतीत चाहे जो भी हो, मैं ही हूँ। वो उसकी नज़रों में एक नेक और खूबसूरत इंसान बन गया है। जब वो आखिरकार घर पहुंचता है तो वो उसे धीमी आवाज में पुकारता है। कोई जवाब नहीं आता, इसलिए उसे लगता है कि वो नशे की हालत में गहरी नींद में सो रही है। वह सारी फीलिंग्स जो उसने दबा रखी थी बाहर आ जाती हैं। वो खुद से बातें करने लगता है, बार बार माफी मांगता है। वो मानता है कि भले ही मिही ने कभी कैफे में काम किया हो, फिर भी वो इज्जत के लायक एक जवान औरत है। उसकी सच्ची फीलिंग्स हैं और उसका एक बच्चा है जो उसे बहुत प्यार करता है और उससे चिपका रहता है। वो उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। खुद को दोष देने के बजाय वो शुक्रगुजार महसूस करने लगता है। वो कहता है कि वो लकी है कि वो बेवकूफ़ है, क्योंकि अगर वो ज्यादा स्मार्ट होता तो शायद कुछ गलत कर देता। उसे डर है कि उसके मन में उसके जैसी दयालु और प्यारी इंसान के लिए कभी कोई बुरा इरादा नहीं आएगा। उसे यह नहीं पता कि मिही जाग रही है। वो हर शब्द सुनती है, चुपचाप खड़ी है और उसका दिल कंफ्यूजन से घूम रहा है। वो तय नहीं कर पा रही है कि उसे रुकना चाहिए या चली जानी चाहिए। अगली सुबह येना घबरा जाती है क्योंकि उसकी माँ को बुखार है। मैंसिक ने जल्दी से याना से कहा कि जब तक वो दवा खरीदने बाहर जाता है वो उसका ख्याल रखे। याना, जिसे खुद ही चीजें संभालने की आदत हो गई है, मिहाई का पूरे प्यार से ख्याल रखती है। वो एक कहानी पढ़ती है जिसमें एक चिड़िया माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है और उसी पल मिहाई फूट फूट कर रोने लगता है। वो जानती है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसे रोता देखकर याना उसे दिलासा देती है और जोर देती है कि कहानी में चिड़िया माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन मिहाई रोना बंद नहीं कर पाता। इस बीच शहर में चैनयंग एक बीमार दवा वाले को देखता है जिसे वो ले जा रहा है और उसे लगता है कि याना बीमार है। मैंसिक बताता है कि दवा असल में उसकी माँ के लिए है। चैनयुंग हैरान रह जाता है क्योंकि उसने एक दिन पहले माहे को बिल्कुल ठीक देखा था और वह एक कैफे वर्कर के तौर पर उसके अतीत के बारे में जानता है। तभी मैंसिक को एहसास होता है कि चैनयुंग ने जरूर ये बातें सीधे उससे कही होंगी। उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो घर भागता है। जब वो पहुंचता है तो याना उसे बताती है कि उसकी माँ अब कमरे में नहीं है। वो घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर भागता है। किस्मत से वो ज्यादा दूर नहीं गई है। वो तुरंत बताता है कि मैडम ने ही चैनयंग को उसके अतीत के बारे में बताया था। वो उससे गलत न समझने की विनती करता है, लेकिन मिहाई उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। वो उसे झूठा कहती है। वो कहती है कि उसकी पूरी जिंदगी मुश्किल और दर्दनाक रही है और उसने एक ऐसा भविष्य अपना लिया है जो उसे कचरा जैसा लगता है। मानसिक उसकी दुनिया में सिर्फ सब कुछ बिगाड़ने आया, उसका दिल और दिमाग सब कुछ बिगाड़ने के लिए। वो कहती है कि चैनयंग के आने से पहले वो सच में याना की परवाह करती थी और मानसिक को अपनाने के लिए तैयार थी। ये सुनकर मानसिक टूट जाता है। वो उसे धीरे से पूछता है कि क्या वो सच में उसे ऐसे देखती है जो उसे गुमराह करेगा, या वो उसे ऐसे देखती है जो उसे घर ले जाने आया है। सवाल आसान है, लेकिन वो चुप हो जाती है। वो बस इतना ही कह पाती है कि वो वहां से जाना चाहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और यानोफ ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जिसे वो दबाए हुए थी। वो जानना चाहती है कि उसकी माँ ने फ़ोन क्यों नहीं किया और वो स्कूल रजिस्ट्रेशन से पहले क्यों चली गई। मानसिक उसे प्यार से बताता है कि उसकी माँ काम के लिए वियतनाम वापस चली गई है। वह ये बताते हुए माफ़ी मांगता है कि वो अभी तक उसका स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है। उस रात दूर एक छोटी सी फार्मेसी में मिही एक रास्ते में चुपचाप खड़ी रहती है। वो एक छोटी लड़की को रोते हुए देखती है जो याना ने एक बार उसे वही कहानी पढ़कर सुनाई थी, चिड़िया माँ के बारे में कहानी। ये जगह तुरंत उसके दिल को छू जाती है। वो लड़की से धीरे से बात करने से खुद को रोक नहीं पाती, उसे भरोसा दिलाती है कि चिड़िया माँ नहीं मरेगी और वह आखिरकार अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रह पाएगी। इस पल से पता चलता है कि वो येना को कितना याद करती है। घर वापस आकर येना अपने नाखून काटने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि उसकी माँ ने जो नेल पेंट लगाया है वो गायब हो जाएगा। उसे नहाने के लिए तैयार होने में मदद करते समय मानसिक को गलती से शादी का फॉर्म फिर से मिल जाता है। इस बार उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस पर साइन कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी असली उम्र भी ठीक की, ये बताते हुए कि वो असल में 32 साल की है। और अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। वो सिर्फ कागजों पर शादी नहीं करना चाहती थी, वो एक असली शादी चाहती थी। वो उनके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। यह एहसास मानसिक को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। बहुत समय बाद पहली बार वो सच में बहुत ज्यादा खुश महसूस करता है। अगली सुबह नए पक्के इरादे से वो अपने वकील को फोन करता है। फिर पता चलता है कि मानसिक असल में एक अमीर आदमी है जिसने सादा जीवन जीने का फैसला किया है। आखिरकार सब कुछ ठीक होने के बाद वो और मिही अपनी शादी की रस्मों में जाते हैं, सच्ची खुशी से मुस्कुराते हुए। और यहीं उनकी कहानी खत्म होती है। तो कहानी से सीख ये है कि अगर आप लंबे समय तक नकली माँ बनी रहती हैं तो गलती से आपका एक नया परिवार बन सकता है। मुफ्त किराने का सामान, एक पालतू सुअर और एक सरप्राइज शादी, तो शायद अफरा तफरी ही रोमांस है।
अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल प्ले स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।